खुदावंद यसु मसीह के जलाली कदूस मुबारक नाम में फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो जी नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आज 6 सितंबर के मौका पर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, कौम की मुहाफ़िज़, कौम की खिदमत करने वाले प्यारे भाई ज़ुहैब चौहान। तो आज वो पुरफ़ज़ल बातें प्रोग्राम में दफ़ा के ताल्लुक़ से पुरफ़ज़ल बातें आप तक पहुँचाएँगे। तो इस खूबसूरत शो में मैं अपने गेस्ट प्यारे भाई ज़ुहैब चौहान को वेलकम करता हूँ। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो जी नाजरीन, आज सबसे पहले अपने गेस्ट से मैं यही पूछना चाहूँगा कि वो अपनी बैकग्राउंड हिस्ट्री को हमारे नाजरीन के सामने थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे कि किस तरह आपने एजुकेशन हासिल की और किस तरह आपने एजुकेशन के बाद इस शोबे को इख्तियार किया कि आप पंजाब पुलिस में रहकर काम कर सके, खिदमत सर अंजाम दे सकें। थैंक यू वेरी मच सर। भाई साहब, सबसे पहले तो उस ज़ात का, ज़ात अक़दस का, एलोहीम खुदा का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने मुझे इस लायक बनाया कि आपने मुझे इस जगह पर, इस मौका पर दावत दी है कि मैं आकर कुछ अपने अल्फाज आपके साथ शेयर कर सकूं। तो मैं खुदावंद का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने मुझे एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा खुदा आगे लेके चला। आमीन। जैसा कि आप सब लोगों को पता है और हमारी जो पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको भी पता है कि एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का आप सबको पता होगा। जी। तो भाई साहब, मैंने उधर से मतलब बीएससी ऑनर्स मैथ्स किया, उसके बाद एमफिल फिज़िक्स। तो मेरे अंदर ना एक शुरू से एक मतलब क्यूरोसिटी थी, जिसे आप कह सकते हैं तजस्सुस था कि कोई ऐसी जॉब करनी है कि जिसमें जो है ना मुल्क की खिदमत कर सकें। ऑल्दो के बाकी सारे शोबाजात हैं, फील्ड्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे टीचिंग है, मेडिकल फील्ड है, उसमें भी आप मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो एक बीच में वो क्या कहते हैं, वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि क्यूरोसिटी थी कि किस तरह से मैं इसको मतलब अपने आप को लेके चलूँ तो मैं कंट्री की अपने लिए ज़्यादा खिदमत कर सकता हूँ, अपने आप को सर्व कर सकता हूँ। तो उसमें मैंने आर्मी के लिए भी अप्लाई करता रहा, तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। तो फिर मुझे यही था कि कोई ऐसी फोर्स ज्वाइन करनी है पे जहाँ पे अपने कंट्री का दिफा जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तौर पे कर सके। तो इसलिए ये मैंने 2018 में सब इंस्पेक्टर को एज ए पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। तो ये सारा सिलसिला इस लिहाज से चलता रहा। और अभी मैं एज ए मतलब मैंने सब इंस्पेक्टर इकबाल टाउन थाने में मैंने काम किया, अभी मैं किला गुजर सिंह में कर रहा हूँ। और 1 साल का मेरा कोर्स इस्लामाबाद में भी रहा था। और जितनी मुश्किलात फोर्सेस में होती हैं वो आप सब लोग बखूबी जानते हैं, हमारी कौम भी बहुत बखूबी जानती है कि क्या मुश्किलात होती हैं। लेकिन अगर आपके अंदर एक पैशन हो कि आप अपने मुल्क का दिफा करना है और अपने मुल्क की हिफाजत करनी है, तो इस तरह की मुश्किलात जो होती हैं वो आप उसको पार कर जाते हैं। तो यही सारा मेरा मतलब सारी ज़िंदगी का सफ़र है इस फील्ड में आने तक के लिए। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप कह रहे कि मेरे ज़हन के अंदर ये एक बात थी कि मैं अपनी कौम की खिदमत कर लूँ। जी जी। कौम की खिदमत के लिए इंसान अदीब भी बन सकता है, बिल्कुल, मुसन्निफ बन सकता है, और भी ऐसे शोबे हैं जिसको अपना कर आप कौम की खिदमत कर सकते हैं। तो आपने यही शोबा क्यों इख्तियार किया कि मैं फोर्स या पुलिस लाइन में जाकर क्या कहने कौम की खिदमत सर अंजाम? ये हमारे नाजरीन को थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है भाई साहब, आपने बहुत वजह फरमाया है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था और मैं अपनी मतलब कि कौम को भी बता चुका हूँ, अभी मैंने बताया था कि मेरे अंदर एक क्यूरोसिटी थी, तजस्सुस था कि कोई इस तरह की फील्ड ज्वाइन करें जहाँ पे ज़्यादा खिदमत हो सके। ऑल्दो के अगर आप कह रहे हैं कि अदीब कोई ऑथर बंदा बन जाए और राइटर बंदा बन जाता है, या टीचर बंदा बन जाए, या मेडिकल फील्ड में जाए, उधर भी आप एक मतलब बहुत ज़्यादा खिदमत है और आप अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को सर्व कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको पैसा बताना चाहूँ कि उससे ज़्यादा बढ़ के कोई अच्छी नौकरी, जॉब या अपने मुल्क की खिदमत नहीं होती कि आप अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, उसके दिफा के लिए अपनी जान दे दें। और ये ज़्यादातर आप देखेंगे कि हिस्ट्री को अगर आप पकड़ के देख लें तो ये ज़्यादातर फोर्सेस में ही होता है कि लोग अपनी जानों का नजराना पेश कर देते हैं। कई माओं के लाल जो होते हैं
वो अपनी जानों का नजराना पेश कर देते हैं मुल्क की दिफा के लिए, मुल्क के दिफा के खातर, ताकि उनके मुल्क के जो लोग हैं, उसमें बसने वाले बशिंदे हैं, बासी जो हैं, उन पे किसी किस्म की मुश्किल ना आ सके। वो हर तरह की मुश्किल का सामना करते हैं और दुश्मनी कुत्तों से वो लड़ते हैं, चाहे वो अंदरूनी है चाहे वो बैरूनी है। तो यही चीज़ मेरे अंदर थी कि वो कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है, कौन सा ऐसा शुबा है जिसमें मैं जाकर अपने आप को ज़्यादा तौर पर अपने मुल्क की हिफाजत के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यही सारी चीज़ें मुझे इस डिपार्टमेंट में लेके आई। तो कोई ऐसा वाक़या जो आपकी लाइफ के अंदर कि आपने कौम के लिए दफ़ा के तौर पर काम किया हो? वो तो वैसे तो आप हर रोज़ क्या कह लें कौम के दफ़ा के लिए कौम के मुहाफ़िज़ हैं, कोई ऐसा आपकी ज़िंदगी में वाक़या रूनुमा हो तो हमारे नाज़रीन को बताया जाए, ताकि मसीही कौम और पाकिस्तानी कौम के दिल छुए जाएं और वो तक़वियत पाएँ। देखिए, वो मैं आपको बताता हूँ कि एक दफ़ा मतलब हम पेट्रोलिंग पे जा रहे थे। यस। तो रास्ते में मतलब साथ में कांस्टेबल्स भी थे सारे। तो एक बाइक मतलब गुजरी, 125 था, तो उस पर 2 लड़के बैठे हुए थे। तो अपनी कौम को मैं साथ साथ बताता चलूँ कि कितनी ये रिस्की जॉब है, क्योंकि अब जब आपने अपने मुल्क की खातिर निकल पड़ते हैं ये यूनिफॉर्म पहन कर, तो क्योंकि आपने एक अपना झंडा बाजू के साथ लगाया हुआ है, तो इसके आपके माइंड में हमेशा ये रहता है कि ये मोहब्बत आपको ज़ाहिर करता रहता है कि वतन के साथ आपकी मोहब्बत क्या है और उसकी खातिर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो लड़के मतलब वो रोड से गुजरे, बड़ी स्पीड से गए, तो मुझे थोड़ा सा सस्पिशियस लगा। तो हमने उनके पीछे मतलब गाड़ी कर दी, तो उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। जब उनके पास लेके गए तो उन्होंने सीधा फायर कर दिया आगे से। तो जब हम मतलब उस फायर से बड़ी मुश्किल से बचे, बिल्कुल हमारे पास से फायर गुजरा, नीचे हो गए। तो तब मतलब डर हर किसी को लगता है, जान हर किसी को प्यारी होती है, लेकिन तब भी यही फील हुआ कि नहीं, जब ये यूनिफॉर्म पहन लिया था और ये जब सोच लिया था कि अपने मुल्क के दिफा के लिए लड़ना है, तो चाहे वो किसी किस्म का भी ख़तरा हो तो उससे डरना नहीं है। तो इस तरह के काफ़ी वाक़यात जो लोग फोर्सेस में काम कर रहे होते हैं उनके साथ आते रहते हैं, पेश आते रहते हैं, लेकिन घबराना नहीं चाहिए कभी, क्योंकि हमने ये यूनिफॉर्म पहन लिया अपने मुल्क के दिफा के खातिर, तो उसके डिफेंस के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह के वाक़यात काफ़ी ज़्यादा पेश आते रहते हैं। तो आज पूरी दुनिया क्या कह लें कि अपनी नज़रें पाकिस्तान पर लगाए हुए हैं, क्योंकि आज यौम दफ़ा 6 सितंबर को बड़े जोशो खरोश से सेलिब्रेट किया जा रहा है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ ये 6 सितंबर आज का दिन ये इत्तेहाद और यूनिटी का दिन है, और उन शोहदा को हम सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अपने वतन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। बिल्कुल सर। तो मसीही होते हुए हमारे जो बुज़ुर्ग हैं 1965 के जंग में हम देखते हैं कि कई हमारे मसीह क्रिश्चियन बुज़ुर्गों ने बड़ा काम किया है और मुल्क के दफ़ा के लिए क्या कह लें अपनी जान के नजराने भी दिए हैं। तो कोई ऐसा क्या कह लें कि मसीही बुज़ुर्ग, मसीही सिपहसालार हमारे नाजरीन को बताएं कि हमारे मुल्क के लिए उसने क्या कारनामा सर अंजाम दिया, ताकि हमारी मसीही कौम के दिल खुशी से भर जाएं कि इस मुल्क पाकिस्तान के लिए हमारे मसीहों ने भी बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। ठीक है भाई साहब, आपने एक बहुत ज़्यादा अच्छा एक सवाल पूछा है, ताकि हमारी जो कौम है, हमारी ख़ास तौर पे कम्युनिटी जो है, क्रिश्चियन कम्युनिटी, उन्हें इस चीज़ का बारे में नॉलेज होना चाहिए। यस। उन्हें पता हो कि किस हमारे कौन से ऐसे लीडर्स हैं, ख़ासतौर पर क्रिश्चियन लीडर्स, माइनॉरिटीज़ में तो सारे ही आ जाते हैं, क्रिश्चियन लीडर्स जो हैं हमारे, जो बुज़ुर्ग हैं, उनका क्या किरदार रहा है इस सारी डिफेंस में और मुल्क को बचाने में क्या किरदार है। ख़ास तौर पे जो आज प्रोग्राम हम कर रहे हैं 6 सितंबर के हवाले से 1965 के वॉर के मतलब, तो उसमें मेन किरदार मतलब क्या रहा है क्रिश्चियन कम्युनिटी का, या क्रिश्चियन लीडर्स जो थे, या क्रिश्चियन जो लोग थे फोर्सेस में। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, ताकि हमारी जो कौम है, हमारी कम्युनिटी है, उसको इस बारे में नॉलेज हो कि कौन से वो किरदार हैं जिन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा अपना मतलब किरदार अदा किया है, कौन सी शख्सियतें ऐसी हैं। तो उनमें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो शहीद भी हुए, हमारे क्रिश्चियन लोग थे, क्रिश्चियन सिपहसालार थे, सिपाही थे, नाइक थे सारे। लेकिन उसमें एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को, काफ़ी लोगों को, आप लोगों को पता भी होगा कि एक बहुत प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी जिनका जिक्र अक्सर किया जाता है,
जिनका जिक्र हिस्ट्री में मिलता है, किताबों में मिलता है, जिनके नाम पे सड़कें हैं अभी, जिनके नाम पे स्कूल्स बने हुए हैं, उनमें से वो जो एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी जिसका नाम है ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड सीसल चौधरी साहब, उनके नाम पे रोड्स भी बने हुए हैं, सड़कें। आपने शायद ये रीगल चौक वाला रोड विजिट किया होगा, उधर सेंट एंथनीज स्कूल है, उधर वो एज ए प्रिंसिपल भी रहे। क्योंकि मैंने 2 साल मैंने उधर भी पढ़ाया, तो मुझे उनकी हिस्ट्री के बारे में काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉलेज है कि उधर वो 12-13 साल प्रिंसिपल रहे थे। तो वो एक ऐसी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं कि जिन्होंने 1965 की वॉर में एक बहुत अहम किरदार अदा किया। ऑल्दो के मतलब बाकी भी लोग थे, जैसे कि एम एम आलम साहब जो थे बड़े मशहूर कि मतलब वो 5 जहाज़ उन्होंने गिरा दिए जाके उधर, तो एक बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में। तो इनका जो एक मेन जो कारनामा था ना, जिसे आप कह सकते हैं कि बहुत बहादुरी वाला और जुर्रत वाला जो सीसल चौधरी साहब का था, वो इन्होंने अमृतसर रडार स्टेशन जो था ना, उसको जाके सारा डिस्ट्रॉय कर दिया था, तबाह कर दिया था। और ये बड़ा जुर्रत वाला एक काम होता है कि आप किसी के घर में जाके उसे मार दें, ठीक है। अपने इलाके में तो हर कोई शेर होता है ना, तो लेकिन ये उनकी एक जुर्रत थी और उन्होंने एक मजहबी सोच से बालातर होके कि मैं क्रिश्चियन हूँ या मैं मुस्लिम हूँ या मैं सिख हूँ, ठीक है, या मैं हिंदू हूँ, इस सोच से बालातर होके उन्होंने कहा कि मैं एक पाकिस्तान का बशिंदा हूँ और मैं इसकी हिफाजत कर रहा हूँ, मैं इसका सिपह सलार हूँ और इसके दिफा के लिए मैंने किसी भी हद तक चले जाना, ठीक है। तो ये जो पर्सनैलिटी है क्रिश्चियन कम्युनिटी में, ये बहुत एक अहम किरदार उनका रहा है। तो मैं यही पैगाम अपनी कौम को भी देना चाहूँगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपने मुल्क के दिफा के लिए आगे हैं, तो वो लाजमी नहीं है कि आप इस डिपार्टमेंट में ही आ जाएं, लेकिन वो मैंने एक्सप्लेन की ये चीज़ कि इधर थोड़ा सा ज़्यादा मतलब बंदा सीरियस हो के कर सकता है, क्योंकि इधर वो मैंने ऑलरेडी बात की कि मुल्क के लिए जान दे देना उससे बड़ी कोई बात नहीं होती। लेकिन अगर आप और डिपार्टमेंट में जाके अपने मुल्क का दिफा कर सकते हैं, और वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें सबसे जो अहम बात है वो ये है कि आप एजुकेशन, जब तक आप एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे आप आगे नहीं जा सकते। उसमें आपका मिनॉरिटीज़ का कोटा भी है 5%, तो आपकी सीट्स भी हैं, और सबसे पहली जो उसका बेसिक चीज़ है वो है एजुकेशन। मैं आप सबको, पेरेंट्स को भी ख़ास तौर पे एक पैगाम देना चाहूँगा कि आप लोग अपने पेट काट लें, लेकिन अपने बच्चों को तालीम लाजमी दें। तो भाई साहब, यही सारा मेरा थोड़ा सा जो अल्फाज थे कि मैं बयान करना चाहता था, और अपनी यूथ को भी मैंने गाइड कर दिया, नौजवानों को भी, कि वो किस तरह से अपने मुल्क के दिफा में किरदार अदा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरफजल बातें। तो लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरफजल बातें। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, प्यारे भाई ज़ुहैब चौहान साहब। और अगर बात हम करें सीसल चौधरी की, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बातें सीसल चौधरी के ताल्लुक़ से बताई। तो कैप्टन सीसल चौधरी से मैं पर्सनल तौर पर उनको जानता हूं, उनकी शख्सियत से वाकिफ़ हूं। और एक दफ़ा वो हमारे घर में आए, तो जब बैठे थे तो बात वो कौम के दफ़ा के लिए, कौम की क्या कह लें तरक्की के लिए, ये ज़्यादा बातें वो वतन से मोहब्बत की करते थे। और एक दफ़ा इसी योम दफ़ा यानी 6 सितंबर के मौका पर मैं उनके साथ उनके घर में बैठा था, रिगल चौक। तो वहाँ पर जब गुफ्तगू हो रही थी तो ARY न्यूज़ पर वो क्या कह लें इंटरव्यू दे रहे थे, और वहाँ पर भी कौम की खिदमत के ताल्लुक़ से नौजवानों को वो ये तहरीक बख्श रहे थे कि अपनी कौम की खिदमत के लिए अपनी जानों का नजराना दे, अपनी कौम को
एजुकेशन दिलाएं ताकि वो कौम के दफा के लिए काम कर सकें। तो प्यारे भाई ज़ुहैब तो वहाँ पर पढ़ाते भी रहे हैं, तो वहाँ पर पढ़ाने के दौरान काफ़ी बातें जो क्या कह लें कि कैप्टन सिसल चौधरी के ताल्लुक से आपने देखी होंगी, सुनी होंगी। कोई ख़ास कोई ऐसे वाक़यात एक दो चंद अल्फाजों में हमारे नाजरीन तक पहुँचाएँ ताकि हमारे नाजरीन ईमान में तक़वियत पाएँ और इस्तिफ़ादा करें। ठीक है भाई साहब, मैंने जो सेंट एंथनीज स्कूल एंड कॉलेज में 2016 में मैं उधर गया एज ए टीचर लेक्चरर में उधर गया। तो पढ़ाना स्टार्ट किया। ऑल दो के सिसल चौधरी साहब उससे पहले मतलब काफ़ी अर्सा पहले वहाँ से चले गए थे, तो लेकिन उन्होंने कोई 12-13 साल उधर एज ए प्रिंसिपल सर्व किया। लेकिन कुछ ऐसे करैक्टर्स होते हैं, किरदार होते हैं जिनकी बातें जहाँ पे वो रह के गए होते हैं, उन्होंने सर्व किया होता है, उधर लोग उनकी बातें करते हैं। ठीक है, वो चाहे अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन ऐसी शख्सियत तो उनकी तो कोई बुरी बात तो हो नहीं सकती, तो सारी अच्छी बातें ही होंगी। तो एक तो उनका जो एक अंदाज़ था, क्योंकि वो फोर्स में रहे थे, तो वो उधर से ही आप वो लिंक कर सकते हैं, आप लेके आ सकते हैं कि 1965 की वॉर में किस तरह उन्होंने निडर तरीके से, एक दलेराना तरीके से और जुर्रत के साथ वो दुश्मन के इलाके में जाकर घुस के और उनके रडार स्टेशन को तबाह कर दिया। तो यही उनका एक अंदाज़ जो था, दलेराना अंदाज़ जो था, वो उसके बारे में अक्सर टीचर्स, जो पुराने टीचर्स थे, वो गुफ्तगू करते होते थे कि चॉइस साहब इस तरह के थे, चॉइस साहब का अंदाज़ इस तरह का था। तो उसमें से एक बहुत ना एक दिलचस्प सा वाक़या मैं आपको और हमारी कम्युनिटी को भी सुनाना चाहूँगा कि भाई साहब, आपने अक्सर देखा होगा आजकल स्कूलों में, ये काफ़ी अरसे से ये काम शुरू हो गया हुआ है कि टीचर्स जो होते हैं अगर बच्चे को कुछ कह दें ना, तो इवन के प्रिंसिपल के या पेरेंट्स आके टीचर के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, टीचर्स को टर्मिनेट कर दिया जाता है, उनको बुरा भला कहा जाता है, उनकी बेइज्जती होती है, बच्चों के सामने इंसल्ट हो जाती है। लेकिन उधर एक टीचर थे, वो बहुत एक वाक़या सुनाते थे मुझे। तो उन्होंने कहा कि चॉइस साहब के दौर में ये वाक़या हुआ था। तो वो कोई बच्चा था, स्टूडेंट था, कोई 9th मैट्रिक क्लास का, उसने टीचर के साथ ना आगे से बदतमीज़ी की, आगे से बोला, बदतमीज़ी करके बोला। तो वो चॉइस साहब के इल्म में चली गई बात, क्योंकि चॉइस साहब उस टाइम प्रिंसिपल थे, तो वही उनका निडर अंदाज़, दलेराना, जुर्रत वाला। तो वो पेरेंट्स उनके आ गए, तो वो उल्टा अपने बच्चों को कहने की बजाय टीचर के मतलब गले पड़ गए कि जी आप गलत हैं, ये है वो है। तो मुझे अभी भी याद है, वो टीचर बताता है कि उस बच्चे ने बदतमीज़ी की थी और चॉइस साहब को इस बात का इल्म था, उनके नॉलेज में था कि बच्चे ने बदतमीज़ी की है, और उन्होंने वही दलेराना अंदाज़, बिल्कुल नहीं किसी से डरे कि ये क्रिश्चियन अदारा है तो कोई आके तो हमारे ऊपर ये कर देगा, कोई इल्ज़ाम लगा देगा। उन्होंने कहा, उनके पेरेंट्स को कहा कि गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस, कि आपके बच्चे ने मेरे उस्ताद से, मेरे स्कूल के उस्ताद से बदतमीज़ी की है। जो बच्चा उस्ताद की इज़्ज़त नहीं कर सकता, वो आगे जाके क्या बनेगा, और आप उल्टा उसकी गलती पे आगे उसकी साइड ले रहे हैं, उसकी हमायत कर रहे हैं। तो यही उनका एक दलेराना अंदाज़ जो था। इस तरह के वाक़यात तो काफ़ी उधर सुनाते रहते थे, लेकिन ये एक दिलचस्प वाक़या मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। तो काफ़ी बातें उनके बारे में होती रहती थी, उनके किरदार के बारे में कि कितने अच्छे किरदार के वो मालिक थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे। तो मैं जब उनकी वफ़ात हुई तो मेरा भाई उनके पास ही था। अच्छा। काफ़ी साल मेरा भाई उनके साथ रहकर उनकी खिदमत उन्होंने की। तो यहाँ जब प्रिंसिपल भी थे उस वक़्त भी उनके साथ थे। फिर उसके बाद इस्लामाबाद शिफ्ट हुए, फिर वहाँ से आए एयरपोर्ट पर, फिर बीमार हुए और फिर भी उनके साथ ही रहते थे। जी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब उनकी डेथ हुई है तो मेरे सगे भाई का निकाह था। तो बड़े भाई उस वक़्त उसकी डेथ पर हॉस्पिटल के अंदर, जो आर्मी का हॉस्पिटल था, वहाँ पर उसके साथ मौजूद थे। ठीक। वो इतना ही मोहब्बत, इतना प्यार उसके साथ करते थे। लेकिन वो बीमार थे इतने थे, लेकिन जो बात आप कर रहे हो दलेराना, उनकी दलेरी इतनी थी कि इतने बीमार भी थे तो लेकिन वो उस वक़्त भी बीमारी की हालत में भी दलेरी की बातें ही करते थे। तो जब क्या कह लें कि ARY दूसरे क्या कह लें चैनल्स पर पता चला कि कैप्टन सिसल चौधरी की डेथ होगी, तो नीचे स्लेट पर वो चल रही थी सुर्खी कि 1965 की जंग का हीरो इस दुनिया से कूच कर गया। तो हकीकत में हम उस मसीही क्या कह लें कि बुज़ुर्ग को
जो हमारी कौम का भी सरमाया थे, मसीह पाकिस्तानी कौम का भी सरमाया थे, तो हम उसकी सारी खिदमत को, उसकी दिलेरी को आज इस यौम दफ़ा के मौका पर 6 सितंबर पर खराज तहसीन पेश करते हैं। तो आने वाली नस्लें भी जी हमारे इस बुज़ुर्ग कैप्टन सिसल चौधरी को कभी भूल नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके साथ ही मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो फोर्स का शोबा है, जी जी, इसमें हमारे नौजवान चाहते तो बहुत हैं कि हम इसमें हिस्सा लें, अपनी कौम की खिदमत करें, तो किस तरह इसमें दाखला मिल सकता है, तो किस तरह तहरीक नौजवानों को मिल सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कौम की खिदमत के लिए इस फोर्स में वो क्या कह लें कि एडमिशन ले सकें? इसके बारे में मैं अपनी जो मतलब ख़ास तौर पे यूथ है, क्योंकि उसमें यूथ ही जो है वही आगे जा सकती है, क्योंकि किसी बुज़ुर्ग ने तो अब अप्लाई नहीं करना। तो हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की यूथ जो है, ख़ास तौर पे उनको मैं इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आगाह करता चलूँ, उनको अवेयरनेस ये दे दूँ कि इसमें ना 3-4 कैडर्स हैं। जी जी, भाई साहब 3-4 कैडर्स हैं। तो ये यूथ को मैं साथ बताता चलूँ कि एक तो मिसाल के तौर पे अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो उसमें 2-3 कैडर्स हैं कि आप एज ए कांस्टेबल भी जा सकते हैं, आप मैट्रिक के बाद जा सकते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट के बाद अगर आपने एफएससी किया हुआ है तो आप आईएसएसबी के थ्रू सेकंड लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट जा सकते हैं। फिर कैप्टन की पोस्ट भी आती हैं, उसमें एजुकेशनल कॉर्प्स की भी होती हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, मास्टर्स किया हुआ है, तो आप एज ए कैप्टन भी जा सकते हैं। उसमें भी फिर मेडिकल में भी फील्ड में भी आप लोग एज ए कैप्टन जा सकते हैं। तो दूसरी बात जो आ गई पुलिस की आ गई आप, क्योंकि पुलिस भी एक फोर्सेस का हिस्सा है, जो एक प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट है। आर्मी के बाद आर्मी भी एक प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट है और पुलिस भी है। तो पुलिस में भी 2-3 कैडर्स हैं। एक तो आप एज ए कांस्टेबल आ सकते हैं और दूसरा आप एज ए सब इंस्पेक्टर, जो कि मैं आया हूँ ग्रेजुएशन के बाद। मिनिमम ग्रेजुएशन है आपकी, मैक्सिमम जितनी भी क्वालिफिकेशन हो, लेकिन उसकी एक एज रिक्वायरमेंट है 21 से लेकर 25 ईयर्स तक, और कांस्टेबल की 18 से 22 तक। और एक सबसे जो प्रेस्टिजियस इसमें सीट है, एक रैंक है भाई साहब, मैं आपको भी बताता चलूँ कि क्योंकि ये पिछले दिनों में गवर्नमेंट की तरफ से भी एक अनाउंसमेंट हुई, तो काफ़ी ज़्यादा क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी और ये सारी बात बड़ी सर्कुलेट हुई कि स्पेशल सीएसएस एग्ज़ाम होगा, जहाँ से सारी बाज़ लोगों को पता ही नहीं है, पता नहीं है। तो उसमें यानी कि सारी ब्यूरोक्रेसी उधर से सिलेक्ट होके आती है। तो उसमें जो 12 ग्रुप्स हैं, जब सिलेक्शन वगैरह होती है सीएसएस के थ्रू, तो 12 ग्रुप्स में उसमें एक वन ऑफ द टॉपेस्ट ग्रुप ऑफ फ्रॉम दोज ग्रुप्स दैट इज़ पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। और उधर आप सीएसएस करके एज ए एएसपी आते हैं। तो ये मैं अपनी यूथ को बताता चलूँ कि सीएसएस अगर आप करते हैं तो उधर आप एज ए एएसपी आएंगे, जो एक सब इंस्पेक्टर से भी ऊपर का रहेंगे। तो आप वो एडिशनल आईजी या आईजी पे जाके रिटायर होते हैं। और इसका सारा जो प्रोसेस है ना, सब इंस्पेक्टर के लिए आप ग्रेजुएशन करें, बीपीएससी के थ्रू वैकेंसीज अनाउंस होती हैं। अगर मतलब डिपार्टमेंट के पास वैकेंसीज अगर खाली पड़ी हुई हैं, खाली कोई वैकेंसीज पड़ी हुई हैं, वैकेंट है पोस्ट, तो वो फिर पीपीएससी के थ्रू एडवर्टाइज़ करते हैं। तो आप तैयारी करते हैं प्रॉपर। तो उसके लिए आपको वो, जब आप इस चीज़ को शुरू करेंगे तो ऑनलाइन भी आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, किस तरह से इसकी प्रिपरेशन करनी है, सब जनरल नॉलेज किस तरह से तैयार करना है सब इंस्पेक्टर के लिए। और सीएसएस के हवाले से अगर आप एज ए एएसपी आना चाहते हैं फोर्स में, पुलिस डिपार्टमेंट में, तो उसके लिए आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब उन्होंने खोला हुआ है, ऑनलाइन सेशंस भी चल रहे हैं हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी। क्योंकि भाई साहब भी मेरे से बात कर रहे थे कि पास्टर इमरान फजल साहब की वसासत से, क्योंकि वो भी सोच रहे हैं कि हम इस चीज़ को आगे लेकर चलें, और ये उनका बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है। ये मैं यूथ को बताता चलूँ कि ये उनका बड़ा एक इनिशिएटिव है। क्योंकि भाई साहब मेरे साथ आगे डिस्कस कर रहे थे कि पास्टर इमरान फजल साहब, जो कि खुदा के बहुत ज़्यादा दलेर खादिम है, तो उनका ये एक इनिशिएटिव है कि वो सारी इस चीज़ को लेकर चलें और अपनी यूथ को इस तरफ लेके आएँ सीएसएस के एग्ज़ाम की तरफ, और अगर जो भी उन्हें गाइडेंस चाहिए हो तो वो मतलब प्रोवाइड करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको अवेल करें। और सबसे जो इसकी इन सब चीज़ों की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो एजुकेशन है। जब तक आप एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे, आप किसी भी फोर्स में नहीं आप जा सकते, आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो ये सारा प्रोसेस है। तो आप लोगों को कभी भी इस चीज़ में, इस प्रोसेस में मेरी हेल्प चाहिए हो तो मैं ऑलवेज़ आई एम अवेलेबल। तो बाकी भाई साहब का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इधर बुलाया, मुझे इस लायक समझा कि मेरे पास जो कुछ अल्फाज हैं, एक खुदा का अदना सा मैं मतलब बंदा हूँ उसकी मखलूक में से, तो आपने मुझे ये शर्फ बख्शा कि मैं आपके इस प्रोग्राम में आऊँ और अपनी यूथ को कुछ गाइड कर सकूँ और यौम दफ़ा पे कुछ अपने अल्फाज आपके साथ शेयर कर सकूँ। गॉड ब्लेस यू भाई साहब।
थैंक यू वेरी मच। बस आखिरी एक बात, जो मैसेज आप छोड़ना चाहते हैं मसीही कौम के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, जी जी। चंद लिफाजों में एक छोटा सा पैगाम हमारी कौम के लिए क्या आप देना चाहते हैं? पैगाम भाई साहब वही है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और यूथ को भी बता चुका हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान के दिफा में अपना किरदार अदा करना है तो वो मुख्तलिफ़ तरीके हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में आके अपना किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट एजुकेशन है, तालीम है। अपने पेट काट लें, मैं पेरेंट्स को कहता हूँ अपने पेट काट लें, अपने फाके आप कर लें, लेकिन बच्चों को तालीम दें ताकि वो तालीम हासिल करके आगे बढ़ सकें और अपने मुल्क की खिदमत में ज़्यादा से ज़्यादा अपना किरदार अदा कर सकें, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में, वो फोर्सेस में है या किसी भी डिपार्टमेंट में है, ताकि उनका किरदार हमेशा तक तारीख़ में याद रखा जाए। यही मेरा मैसेज है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने हमारी दावत को कबूल किया। गॉड ब्लेस यू। तो बड़ी खूबसूरत बातें आज हमारे मसीही कौम तक, पाकिस्तानी कौम तक आपने पहुंचाई हैं। गॉड ब्लेस यू। दफ़ा के ताल्लुक़ से तो मैं ख़ास तौर पर आपका शुक्रिया अदा करता हूं और ख़राज तहसीन पेश करता हूं कि आप कौम की खिदमत के लिए कोशिश हैं। आपके अंदर जज्बा देखकर मैं बहुत खुश हुआ हूं। तो आखिर में मैं अपने नाजरीन को बताना चाहता हूं कि आपने बड़ी पुरफजल बातें आज यौम दफ़ा के मौका पर हमारे गेस्ट से सुनी हैं। तो अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, तो मैं इजाज़त चाहता हूं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरफजल बातें। तो मिलेंगे नए गेस्ट के साथ नए प्रोग्राम में। पाकिस्तान जिंदाबाद।